अगर हम देखें 1980s तक तो हमसे कुछ उनकी जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो भी कुछ बहुत खास ज़्यादा नहीं थी। एक देश 80 से इतनी आगे निकल गया कि वो आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी को, $34 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टक्कर दे पा रहा है आंख से आंख मिला करके। वो ना दब रहा है ना डर रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो आकर के मतलब जो उसको करना है पूरी दुनिया में वो कर रहा है। और हम हैं कि हम अभी भी नेगोशिएट करते हैं, हम अभी भी सोचते हैं कि यार ये करेंगे तो इससे अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा, अगर हम ये बोल देंगे तो इससे ट्रम्प कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे। एक देश वहां तक कैसे पहुंच गया।在本期节目中，主持人穆库尔与资深研究分析师贾扬特·蒙德拉展开了一场酣畅淋漓的深度对谈，力图拨开迷雾，解码中国作为全球超级大国崛起的真实途径。贾扬特·蒙德拉是一位专注地缘政治与新兴市场的研究分析师，长期追踪中印经济对比与全球产业链变迁。他以扎实的数据功底和敏锐的洞察力著称，善于从制造业主导权、技术竞赛和长期资本部署等维度拆解大国博弈的底层逻辑。在这期节目中，他将自己的研究精华倾囊相出。节目围绕一个核心命题展开：中国真的正在成为无可争议的下一任超级大国，还是这仅仅是资本市场和媒体的炒作泡沫？贾扬特从多个不可忽视的切面进行了系统性拆解。在全球政治层面，他剖析了中国如何通过“一带一路”等倡议投射影响力，将经济实力转化为外交杠杆。在经济领域，他揭示了世界对中国制造与基础设施的深度依赖，以及中国如何悄然从世界工厂转向世界市场与资本输出者。而在决定未来命运的科技赛道上，他重点拆解了中国在人工智能领域的惊人跃进。这不是单点突破，而是一场全战式追赶。从算法、算力到应用场景，正在从根本上动摇美国在技术顶端的主导地位。对话深入探讨了中国构建长期战略力量的底层逻辑。它并非被动回应外部压力，而是以10年、20年为刻度，耐心铺设一条通往全球秩序中心的轨道。与此同时，贾扬特也冷静比较了中美两种模式：中国的国家驱动资本与美国的市场驱动创新，在激烈竞争中各自的长板与软肋。这期节目不是泛泛而谈的宏观叙事，而是一把锋利的手术刀，精准切入地缘、产业链、技术标准等核心战场。如果你想穿透口号与偏见，真正理解中国崛起背后的战略耐心、系统性布局及其对未来的深刻含义，这期内容将为你提供一张不可多得的导航图，请务必听到最后，见证一场关于全球战略的完整拆解。कभी दुनिया दो हिस्सों में बटी थी, एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ था यूएसएसआर या फिर रशिया कह सकते हैं। मगर इसमें अब तीसरा प्लेयर आ चुका है, उसका नाम है चीन। जब पूरा विश्व अमेरिका से घबराया हुआ नजर आता है तब चीन उसे आंखें दिखाता है। आखिर ऐसा कैसे हो पा रहा है? क्या चीन सच में सुपर पावर बन चुका है? क्या चीन सच में अब किसी से नहीं डरता? सारी मार्केट को उसने डोमिनेट कर लिया है। और इस रेस में भारत कहां पर है? क्या जो बॉयकॉट चाइना हम कहते हैं, क्या वो कभी पॉसिबल भी है, या आज हम उस स्थिति में हैं जब हम चीन को बॉयकॉट कर पाएं या हम उसे पीछे छोड़ पाएं? इन सारी चीजों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है जयंत मुंद्रा। जयंत मुंद्रा एक रिसर्च एनालिस्ट हैं। उनका एक न्यूज़लेटर आता है डिकोडिंग दी ड्रैगन, यानी कि उन्होंने चीन पर बहुत अच्छे से रिसर्च कर रखा है, समझ रखा है एक एक चीज को कि चीन आखिर ऐसा कैसे कर पा रहा है। तो इस पॉडकास्ट में हम रेशनल तरीके से, एकदम ढंग से, विस्तार से, आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि चीन आखिर इतना ग्रो कैसे कर रहा है, हर मार्केट को कैसे डोमिनेट कर रहा है और हम इस रेस में कहां खड़े हुए हैं। तो पॉडकास्ट देखिए और अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको ये कैसा लगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जयंत ये बताइए कि अभी तक बड़ा ऐसे बोला जा रहा है कि चाइना सुपर पावर बन सकता है, बट चाइना जितना साइलेंटली काम कर रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि चाइना आज की तारीख में सुपर पावर बन चुका है? बिल्कुल है सर, उसमें सोचने की बात ही नहीं है। अब ज़रा खुद सोचिए कि आज के दिन में अगर आप देखें तो ऐसे कौन से देश हैं जो कि यूएस को पूरी तरह हर तरीके से टक्कर दे रहे हैं, उनसे बिना डरे हर चीज़ कर पा रहे हैं। एक सिंपल सी भाषा ले लेते हैं, राइट। जब यूएस किसी देश के ऊपर सैंक्शन लगाता है, रशिया तक काफ़ी हद तक उसके पालन करता है, ठीक है। चाइना नहीं करता है एंड कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस बहुत पहले से लगा रखे हैं, सब ने उससे तेल लेना बंद कर दिया था। चाइना ने जाके क्या बोला, मार्च 2021
जाके बोलती है हम एक 25 साल की डील हम साइन कर रहे हैं, कंप्रीहेंसिव पार्टनरशिप, कंप्रीहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जिसके अंदर हम आपके देश के अंदर $400 बिलियन का निवेश करेंगे 25 साल के अंदर, और ये हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर निवेश होगा। बदले में हम आपसे लेंगे डिस्काउंटेड रेट्स पे क्रूड एंड गैस, एंड वो हर साल लिए जा रहे हैं। किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि यूएस के खिलाफ जाके कर सके? तभी है ना जब आपको पता है कि यार हम बराबर के लोग हैं, ठीक है, हम आपसे ऑर्डर नहीं लेते, एंड अगर आप ऑर्डर देने की हिम्मत रखते हो तो हम उसके खिलाफ जाने की भी हिम्मत रखते हैं। अगर आप हमारे ऊपर कोई एक्शन लोगे तो हमारे पास भी बहुत कुछ है जो कि आपको हर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमारे खिलाफ कुछ भी करोगे, हम आपके रेत की सप्लाई हम रोक देंगे। आपकी रेत की सप्लाई रुकेगी, आपकी जो F-35 जेट्स की आप बात करते हो उसके अंदर कंपोनेंट कहाँ से आएगा? आपका जेट नहीं बन पाएगा। उस तरह की बहुत सारी ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो कि चाइना के पास भी है। तो वहाँ से उसका पूरा स्टेटस वो बनता है सुपर पावर का। और कितने देश हैं जो हम जानते हैं ऐसा कर सकते हैं। हमारी भी डील थी ईरान के साथ में, राइस फॉर ऑयल। हम हम आपको चावल देंगे, आप हमें तेल दो डिस्काउंटेड रेट पे, कि उनके पास शॉर्टेज वगैरह होती है, दुनिया कोई उनसे ट्रेड नहीं कर सकता था, उस तरह की दिक्कत थी। जब इन्होंने यूएस ने अपना प्रेशर बढ़ाया, हम तो पीछे हट गए। हमने चाबहार में पैसे नहीं दिए, इतना पैसा लगाया इस बार एक बजट में ₹1 नहीं अलॉट किया। सो टू बी वेरी फ्रैंक ऑन दैट वन, जितना जो कमिट किया गया था उतना वहाँ लगा दिया गया, लेकिन और उसको बढ़ाने का वगैरह जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो गया, राइट। एंड ये सब क्यों हुआ? ये कहीं ना कहीं प्रेशर है। अदरवाइज स्ट्रैटेजी के लिए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम पूरा बोलते हैं INSTC का कॉरिडोर बनाएंगे, रशिया तक सीधा पहुंचने का, एटसेट्रा, यूरोप तक का पूरा ऑल्टरनेट रूट बनेगा, सब कुछ ईरान से होके जाना था ना, और हम तो वहाँ कुछ कर ही नहीं रहे। एंड ऐसा नहीं है कि हमारी गलती है, इट्स मोर अबाउट हमें पता है हम यूएस से टक्कर नहीं ले सकते हैं, ये हमारी ग्राउंड हकीकत। हम कितना ही बोलें कि हम विश्व गुरु हैं एटसेट्रा, हम नहीं है। हम वो बनने का पोटेंशियल रखते हैं, शायद कल को हम वो बने, आज के नहीं है। तो हम यूएस से टक्कर नहीं ले सकते, तो हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है। चाहे वहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट की गद्दी पे बैठा हो आदमी कितना ही बेवकूफ़ क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, पर वो यूएस का प्रेसिडेंट है। अगर उसने फैसला लिया है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है, हमें पालन करना पड़ता है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का प्रेसिडेंट है, लेकिन चाइना वालों को नहीं करना पड़ता है, वो अपना रास्ता खुद तय करते हैं, तो सुपर पावर तो है ही। कैसे? अगर हम देखें 1980s तक, तो हमसे कुछ उनकी जो इकोनॉमी है, जो GDP है, वो भी कुछ बहुत खास ज़्यादा नहीं थी। एक देश 80 से इतनी आगे निकल गया कि वो आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी को, $34 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टक्कर दे पा रहा है आंख से आंख मिला करके। वो ना दब रहा है ना डर रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो आकर के जो उसको करना है पूरी दुनिया में वो कर रहा है, और हम हैं कि हम अभी भी नेगोशिएट करते हैं, हम अभी भी सोचते हैं कि यार ये करेंगे तो इससे अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा, अगर हम ये बोल देंगे तो इससे ट्रम्प कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे। एक देश वहां तक कैसे पहुंच गया? आई थिंक ये फंडामेंटल डिफरेंस ना वहाँ से आता है कि उनका डे वन से ईगो इशू है। उन्होंने डे वन से क्लियर रखा है, वो अपने बच्चों को डे वन से सिखाते हैं कि हम एक 5000 साल से पुरानी हम सिविलाइजेशन है, हम दुनिया में सबसे उत्तम थे, सबसे बड़े थे, सबसे कमाल थे। फिर हमारे ऊपर बहुत सारे हमले हुए, सबसे लड़ते लड़ते, आपस में लड़ते लड़ते हम कमज़ोर हम पड़ते गए। लेकिन अब हमें वो बनना है, और वो हमें ही करना है। बच्चे के दिमाग में वो डाला जाता है, हमारे यहाँ पे वो नहीं होता। नहीं हो तो रहा है, ये तो हमारे यहाँ भी डाला जा रहा है। हिस्ट्री को लेकर के तो हम बहुत बोल रहे हैं, आज भी नहीं बोल ना रहे हैं। सर, हमारे यहाँ तो ये सिखाया जा रहा है कि हम ऑलरेडी बेस्ट हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े, हम दवाइयाँ हम देते हैं दुनिया को, हम दुनिया के IT सुपर पावर हैं, हम ये हैं, जबकि हम नहीं हैं। आप जरा सोच के देखिए, क्या हमारे IT एक्सपोर्ट्स बूम कर रहे हैं? हाँ जी। सर्विसेज एक्सपोर्ट बूम कर रहे हैं? हाँ जी। हमारे सर्विस इंडस्ट्री कमाल की है? बिल्कुल है। हमारे GDP को आगे बढ़ाने वाली क्या सर्विसेज इंडस्ट्री ये है? लेकिन फिर भी ग्लोबल अगर आप IT एक्सपोर्ट्स का मार्केट देखेंगे, हम उसका 4% भी नहीं है। ये बात कोई नहीं बताता। क्या हमारा पोटेंशियल, अरे चलो बाकी सब छोड़ो, हम दुनिया का 17% पॉपुलेशन है ना, हम 4% IT एक्सपोर्ट्स के हम क्यों खुश हैं? जस्ट बिकॉज हमारे देश में बाकी इंडस्ट्री जो कर रही है उससे तो बहुत बेहतर है, तो हम खुश हो जाते हैं। आपको एक सीधी बात समझाता हूँ। हम जो बोलते हैं ना कि खुश होइए, हम दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, चाइना ने तो कभी नहीं बोला। चाइना वाले तो इस पर खुश नहीं कि यार हम 7% पे ग्रो कर रहे हैं, वो 10%, 12%, 15% तक गए। बिल्कुल। और क्या बोल के गए कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता हम 7 पे बढ़ रहे हैं, 15 पे बढ़ रहे हैं, हमें उस रेट पे ग्रो करना है कि हमारी जो पॉपुलेशन के जो चैलेंजेस हैं वो हमें मीट करने होंगे, उसको हमें फुलफिल हमें करना होगा। और उतना हो पा रहा है तो 6 भी अच्छा है, नहीं हो पा रहा है तो 15 भी बुरा है। ये एक सिंपल सा मैथ होता है। हम उसी पे खुश हो जाते हैं कि दुनिया में कोई इस रेट पे ग्रो नहीं कर रहा, हम तो कर रहे हैं ना। तो उस कारण से ये होता है कि हमने खुद एक लिमिटिंग बैरियर लगा रखा है। 7% पे कर रहे तो ताली बजानी है यार, पर क्या उससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जा रही है? मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बोलता हूँ। हमारी सरकार का स्टार्ट ये बोलता है
कि PLFS का सर्वे होता है, उसके आधार पे देखें तो हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगभग आपका 4.5 से 5.5% के बीच में चलता है किसी भी महीने का उठाएंगे तो। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट उसके हिसाब से देखेंगे तो वो आता है आपका लगभग 14 से 15% के आसपास। दोनों ही नंबर जो ग्राउंड रियलिटी आपको पता हो उससे तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप बोलेंगे यार चलो कुछ तो हो रहा होगा। अब कमाल की बात यह है कि कोई आदमी आके ये नहीं पूछता है नंबर कैलकुलेट कैसे होते हैं। डेफिनेशन में जाके देखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा है कि भैया अगर सड़क के किनारे कोई लेबर बैठा है, जब सर्वे हो रहा है, अगर उस तक अगर सरकार पहुंच गई, अगर उससे अगर पूछा गया कि बताओ पिछले 7 दिन के अंदर, अभी डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा, पिछले 7 दिन के अंदर क्या तुम्हें 1 घंटे का भी कोई ना कोई काम मिला है? अगर है तो तुम एम्प्लॉयड कहलाते हो। मतलब क्या हुआ, आप बेरोजगार बैठे हो चाय की टपरी पे और अचानक से कोई दुकानदार आके बोल दे घंटे भर के 100 रुपये दूंगा, गोडाउन में चल सामान उठा के ट्रक में रखना है, आदमी एम्प्लॉयड कहलाएगा। पर डेफिनेशन ये है। और मैं पर्सनली सबसे बड़ी दुविधा ये कि जब आप ये कॉल आउट करते हो कि यार ये नंबर्स बनाने, चलो ठीक है नंबर कोई भी कैलकुलेट करना है, एक डेफिनेशन तो आपको बनानी पड़ेगी, बिल्कुल, पर क्या ये डेफिनेशन सही है? इतना भी सवाल आप पूछ लो तो लोग आके क्या बोलते हैं, अरे दुनिया भर में यही होता है, यही डेफिनेशन चलती है। यार दुनिया भर में गलत डेफिनेशन चल रही है तो हम उससे खुश हो जाएं? क्या उससे अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो गई? क्या उस आदमी को वो नंबर बोलने से 7 दिन उसे 1 घंटे का काम भी मिल रहा है? नहीं मिल रहा तो वो प्रॉब्लम है। चाइना में सब नहीं चलता है। अब लोग बोल सकते हैं प्रॉब्लम ये है चाइना की, भैया वहाँ पे तो डेटा ही नहीं होता है, कुछ रिलायबल नहीं है, तो खाली हमारा डेटा है वो कैसे कैलकुलेटर उस पर फोकस, हमारा डेटा है उस पर हम खुश हो जाते हैं। मेजर इंपॉर्टेंस खाली की बात आती है, आपका डेटा मैटर नहीं करता, आपकी पॉलिसीज मैटर नहीं करती। मैटर ये बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, बट हकीकत यही है, ये मैटर नहीं करता आप डिक्टेटर हो या फिर डेमोक्रेसी हो। मैटर ये करता है कि आपका सिस्टम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाता है, कि आपका सिस्टम आपके आने वाले बच्चों के लिए एक फ्यूचर इंश्योर करता है कि हाँ वो अच्छा जीवन जिएंगे। क्या आपका सिस्टम ये इंश्योर करता है कि आपके बेसिक्स सिक्योर हों। बेसिक्स का मतलब ये नहीं होता कि हाँ भैया देखो हमारे देश में सबको ज़मीन मिल रही है, रहने के लिए मिलेगी, सर पे छत मिल रही है, खाली उतना नहीं होता। ये भी होता है कि आपको पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा, अच्छा पानी मिलता है। अगर आप बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये नहीं हो कि भैया डॉक्टर ही नहीं है, कहाँ जाएं? और डॉक्टर है तो डॉक्टर ऐसा है जो कि मतलब पता ही नहीं वो मतलब कहाँ से आया है, उसको कुछ आता भी नहीं आता है। ये नहीं होना चाहिए, राइट। सिमिलरली अच्छा सिस्टम तो वो होता है ना जहाँ पे मतलब आदमी को हम सक्षम बनाएं कि देखो कुछ भी हो तुम कमाने के लिए सक्षम हो, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं आने देंगे, राइट। हमारे लिए तो वो है ही नहीं, बेसिक्स तो सिक्योर हम कर ही नहीं रहे, कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। मैं पहले ये बोल देता हूँ, पहले जो था ठीक है, और पहले मतलब ये नहीं कि 2014 के पहले, हम 1994 में जो थे 2004 में उससे बेहतर थे, 2004 में जो थे 2014 तक उससे बहुत बेहतर हो चुके थे, 2014 में जो थे आज उससे बहुत बेहतर हैं। पर क्या इससे हमारी ग्राउंड हकीकत बदलती है? और इसका सबसे सिंपल जो आपको रीज़न दिखेगा ना वो एक ही होता है। चाइना और इंडिया में एक बड़ा फर्क है। हम हमेशा से बोलते हैं सबको ऊपर लेके जाना है, सरकार के पास इतना पैसा है नहीं कि वो सबको एक साथ ऊपर लेके जा सके। तो रिजल्ट ये होता है सबको ऊपर ले जाने के चक्कर में इतना वो छोटे छोटे पैसे बच जाते हैं असल काम के लिए कि कोई ऊपर नहीं जा पाता, सेलेक्ट कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। चाइना ने क्या बोला कि भैया जिसमें लायक है उसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। इसका आउटकम क्या आता है? लोग ये चीज़ रियलाइज नहीं करते। चाइना की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग हमारे बराबर, हमसे थोड़ी सी कम है आज के दिन। उस पॉपुलेशन में 60 करोड़ लोग आज भी ऐसे हैं जिनकी पर कैपिटल इनकम $2000 से कम है। तो कोई अच्छी इनकम नहीं है उनकी, लेकिन एट द सेम टाइम उनके पास लगभग 75 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पर कैपिटल इनकम हमसे बहुत हाई है, राइट। हमने उसको सॉल्व नहीं किया। हमने क्या किया? हमने ऐसा सेटअप बनाया है, ऐसा सिस्टम बनाया है जहां पे सबका पर कैपिटल इनकम बढ़ाने के चक्कर में किसी का भी नहीं बढ़ता है, और सेलेक्ट जिनका बढ़ता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वे में बढ़ रहा है। आप ज़रा सोच के देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा ट्विटर पे ये बेसिकली पोस्ट जब आया तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग चाइना चाइना करते हैं। 60 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिनकी पर कैपिटल इनकम $2000 भी नहीं है, तो क्या फालतू की तारीफ हम कर रहे हैं? हम लाइक यार $2000 है ना 60 करोड़ लोगों की। हमारे देश में एक प्रदेश है यूपी, हम अभी यूपी में ही बैठे हैं, राइट। नो ऑफेंस टू एनीबडी, बट यूपी का जो पर कैपिटल इनकम है वो लगभग $1200 है। तो 25 करोड़ की आवाम है यहाँ पे, वो 60 करोड़ लोगों के लिए $2000 कम से कम इंश्योर कर रहे हैं ना। लेट अस टारगेट दैट। आज मीडिया जब आप ये बोल रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि आज सुबह सुबह लगभग सारे न्यूज़ चैनल्स की ये हेडलाइन रही है कि पाकिस्तान में पेट्रोल कितना महंगा है।
500 रुपए का, 500 रुपए से ज्यादा का लीटर पेट्रोल मिल रहा है। या तो खुश रहो भाई, तुमको तो कम में मिल रहा है। लेकिन आप जो सवाल कह रहे हैं वो बहुत जरूरी है कि भाई आपको उससे क्या मिल रहा है, आप कैसे ग्रो कर रहे हैं। आप अपनी ग्रोथ को किसी कम ग्रो कर रहे व्यक्ति से देखना चाहेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी, अदरवाइज फिर आप ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। यहीं से मेरा दूसरा सवाल भी है कि जो आप ये चीज़ कंसर्न सामने आ रही है कि एक जगह पर हम सबको लेकर के साथ चल रहे हैं, बट यहीं तो ये सवाल है कि हम वेलफेयर स्टेट हैं, हम डेमोक्रेसी हैं। हमको डेमोक्रेसी का जो पहला नियम है वही ये है कि जो सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा इंसान है, तबके का इंसान है, आपको पता ही है तानाशाही है। अब इन दो चीज़ों का डिफरेंस क्या यहाँ पर एक क्रिएट हो जा रहा है जिस वजह से हम उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और चाइना ग्रो कर गया? ये सवाल बहुत पूछा जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, इंडिया के जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, ज़्यादा से छोड़ छोड़ के देश जा रहे हैं, हम अक्सर ये सुनते हैं राइट, वो कहाँ जा रहे हैं? अधिकतर लोग जा रहे हैं आज के दिन या तो सिंगापुर या फिर वो जा रहे हैं यूएई। ठीक है, बिल्कुल। सबसे अहम रीज़न ये है कि इंडिया से आपकी फैमिली है, इंडिया में सारा काम चलता है, दुबई या सिंगापुर आना जाना आसान है, जितना दिल्ली से मुंबई का ट्रैवल है उतना यहाँ पे होता है, तो वहाँ से अपना ऑपरेट करते हैं। ये दोनों देश कौन से हैं? सिंगापुर हैज़ बीन नोन टू बी एन ऑटोक्रेटिक नेशन, डेमोक्रेसी लेकिन ऑटोक्रेटिक है। आप दुबई की आप बात कर रहे हैं, यूएई पूरा का पूरा आपका क्या है? इट्स ए डिक्टेटरशिप। इंडिया के जो मेरिटोरियस लोग हैं उनको तो वहाँ से काम करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैं आपको सीधी ये बात यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डेमोक्रेसी हैं या फिर डिक्टेटरशिप हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि क्या आपका सिस्टम देश के हित में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक सिंपल सी बात है, अगर हम डेमोक्रेसी भी हैं, हम इकलौती डेमोक्रेसी नहीं है। हमारा प्राइड इस चीज़ से आता है कि दुनिया के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन थे, ये हमें बचपन से सिखाया गया है, दुनिया भर की जो भी कॉन्स्टिट्यूशन सबका स्टडी किया गया और फिर उन सब की बेस्ट चीज़ें लेकर के हमने दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। क्या फ़र्क पड़ता है उससे? दुनिया में हमसे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखे गए हैं, ऐसे देश भी, हमसे छोटी डेमोक्रेसीज भी हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी ने अच्छे आउटकम दिए हैं। वहाँ के न्यूजीलैंड आप देख लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के पास 100 दिक्कतें होंगी पर वो है तो डेमोक्रेसी। वहाँ के लोगों को ये दिक्कतें नहीं देखनी पड़ती। मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है अभी जो नया नया बना है, पूरा बना भी नहीं है बाय द वे, मैं उसके पर्टिकुलर कुछ स्ट्रेचेस है जिसका मैं बहुत उपयोग करता हूँ। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, तो नोएडा आना है तो उसका मैं इस्तेमाल करता हूँ, गुड़गांव जाना है तो भी मैं उसका यूज़ में आज नहीं करता हूँ। आपका सोना की तरफ अगर जाना होता है या मानेसर तरफ जाना है तो बेस्ट रूट है वो। ठीक है। अभी पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मुंबई तक का खुला भी नहीं है, कुछ स्ट्रेचेस तो अभी काम चल रहा है। और सोचिए ये जो स्ट्रेच अभी अभी खुला है लगभग 1.5 साल पहले, 1.5 साल के अंदर इस पूरे के ऊपर पैचवर्क हो चुका है। क्या सेंस है इसका? आपको लगता है कि ये इसमें हमें ये देखना चाहिए कि लोग जैसे बोलते हैं ना कि कभी मतलब बारिश हुई तो चाइना की किसी दूर दराज किसी जगह पे फ्लड आया, हम बोलते हैं ये देखो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे वो छोड़ो, तुम अपना देखो। हम कब इस पर सवाल पूछेंगे? 1 लाख करोड़ का ये पूरा एक्सप्रेस वे बताया गया था, बनते बनते लगभग 1,30,000 1,40,000 करोड़ का बनेगा, पूरा होगा वो। उससे पहले तो जगह पैचवर्क अभी शुरू हो गया है। एंड मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ, चाहे तो नितिन गडकरी जी, ऑल्दो ऑफ कोर्स वो नहीं आएंगे, वो बहुत बड़े आदमी है, मैं बहुत छोटा हूँ उनके सामने, मैं एक अदना सा आदमी हूँ, एक आम आदमी हूँ। पर आइए, मैं आपको MG आस्टर मेरी गाड़ी है, आपको अच्छे से बिठाऊंगा AC चला करके, मैं आपको लेके चलूंगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में। वो जो अक्सर वो वीडियोज डालते हैं ना, नए नए जो एक्सप्रेस बनते हैं कि देखो मैंने ग्लास रखा, उसके अंदर पानी है, कहीं बाहर नहीं गिरा, इतनी स्मूथ में सड़क बनाई है। वो सड़क बनने के 1 साल बाद आप उस पर सिंचित करके दिखाइए, आप मेरी गाड़ी में चलिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की बात मैं कर रहा हूँ। आपको समझ में आएगा कि दिक्कत ये नहीं कि हम डेमोक्रेसी हैं, दिक्कत ये है कि हम इस बात में खुश है कि हम डेमोक्रेसी हैं। हमें इस पे हमें गर्व होना चाहिए कि यार हमारी जो डेमोक्रेसी है, क्या वो देश के लोगों को आगे बढ़ा रही है? क्या इसमें खामियां हैं? अगर खामियां हैं तो हमें डेमोक्रेसी की ना ढकोसलीबाजी पे हमें तालियां नहीं बजानी चाहिए, हमें देखना चाहिए इसमें क्या बेहतर हम बना सकते हैं। क्या ऐसे सिस्टम है जो कि इन लोगों के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस लगाएं? एंड मैं खाली मोदी सरकार या नितिन गडकरी जी के लिए नहीं बोल रहा, कोई भी सरकार हो, आप किसी भी स्टेट पे जाइए, कांग्रेस रूल स्टेट में चले जाइए, वहाँ पे स्टेट हाईवेज का भी यही हाल होता है। और ये बात खाली सड़क की भी नहीं है, हमारे नोएडा में ही अभी हम नोएडा में बैठे हैं, यहाँ पे भी आपने देखा ही होगा राइट, वो एक मेट्रो स्टेशन बना, उसका वो पुल बनाया गया कनेक्ट करने के लिए 2 मेट्रो स्टेशन को। वो पुल ऐसा बनाया गया है कि वो दूसरे वाले की पिलर के अंदर वो घुस रहा है। अब आदमी उसके या तो ऊपर से हाई जंप करके जाएगा या उसके नीचे से घुसेगा। इसके ऊपर 40 करोड़ 45 करोड़ रुपए लगाए गए। क्या हिसाब किताब पे बना क्यों है? और जब बना तो पता नहीं था कि ये पिलर के अंदर घुसेगा, आप अंदर नहीं घुस सकते, उसके नीचे से रेंग के जाना पड़ेगा, ऊपर से जाना पड़ेगा। आपको लगता है चाइना में किसी को ये शिकायत करनी पड़ती है अपनी सरकार से? असल बात यह है वहां की सरकार उनकी जनता के लिए इतना तो काम कर रही है कि उनकी जनता को इन चीजों के लिए नहीं रोना पड़ता। और मैं ये चाइना की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे ये बोल रहा हूं हमें उनसे सीखने की जरूरत है। उन्होंने ऐसा कैसे इंश्योर किया है कि किसी की हिम्मत नहीं होती मैं खराब सड़क बना के दे दूं, खराब पुल बना के दे दूं।
यहाँ तो आए दिन देखते हैं हम कि 90 डिग्री का मोड़ है, पुल पे सीधे जा रहा था फिर ऐसे मुड़ गया। सर वो तो फिर भी अच्छा वाला है। आप यूपी के कुछ हिस्सों में, बिहार आप चलिए सर, हर साल मानसून में होता है 13 ब्रिज बह जाते हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर होते हैं, बह जाते हैं। अभी एक और वीडियो आया बिहार में, वो गंगा जी के ऊपर एक पूरा पुल बन रहा है। अब पुल जब बनता है ना इतनी गंगा के ऊपर, तो लोग ये अक्सर समझने की कोशिश नहीं करते बनता कैसे है। तो नीचे पहले पूरी कवरिंग बनाई जाती है जगह जगह, फिर अंदर से उसके पानी होता नहीं है, बाहर निकाला जाता है, फिर उसके अंदर फिर सीमेंट और कंक्रीट डाल के पूरा उसके पिलर बनता है। तो कवरिंग जो होती है, कवरिंग बह गई है। अब वो पिलर, वो अब रिस्की टेरिटरी है। और वो जो पुल जो है वो 4500 करोड़ का बनाया जा रहा था। मैं यहाँ पे उनकी डिक्टेटरशिप की भी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। और कहीं ना कहीं इतना सेल्फ प्राइड हमारे अंदर ऑलरेडी भर दिया गया है कि हमें भूल गए हैं कि हम दुनिया के सबसे महान देश हैं नहीं, हम खाली वो काबिलियत रखते हैं आज के दिन। उस तक पहुंचने का एक सफ़र है जिसमें सबसे पहला अहम कदम है कि हमारे जो नेतागण हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उनसे अकाउंटेबिलिटी एटलीस्ट हम इंश्योर करें कि अगर आप 4500 करोड़ लगा रहे हो, हम मानते हैं सब कुछ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे भी होता होगा, लेकिन 4500 करोड़ में चलो आधा खा लिया गया, आधे का और आधा खा लिया गया, जो भी एटलीस्ट लगा है, क्या वो अगले 30 साल तक वैसा रहेगा? 30 छोड़िए 20 साल तक वैसा रहेगा? इतना तो इंश्योर कर लीजिए। उनको साफ हवा भी मिल रही है, साफ पानी भी मिल रही है। वहाँ पे एक्वागार्ड का सिस्टम ही नहीं है। लोग वहाँ पे घर पे ही मतलब कि अपना सब कुछ वहाँ पे उनका आता है, पानी वही पीते हैं, जो कि बाकी मेजॉरिटी देशों में भी होता है। लोग मुंबई के लिए भी कुछ साल पहले तक तो ये बोलते थे, अब जगह जगह एक्वागार्ड लगने लग गए हैं। यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है बिना आरओ का। हमारे यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? मेरा एक सिंपल सवाल है, वहाँ पे जनता को बेसिक्स तो मिल रहे हैं। आप गाड़ी जो खरीद रहे हो, सब कुछ टैक्स सब दे के आप ले रहे हो, राइट? आप गाड़ी चलाते हो, सड़क पे एक बड़ा सारा गड्ढा आता है, उसके अंदर चले आती है, और कुछ नहीं होता, ऊपर से फ्लाईओवर से कुछ गिर जाता है। युवराज मेहता वाला मामला भी भर भर के हैं सर, भर भर के। वो भी तो एक टैक्स है ना। सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हमारे देश में सबसे बड़ी दुविधा ये है, जान की कोई कीमत नहीं है। ये जो बेसिक बातें हैं, इसके ऊपर भी जब कोई सवाल उठाए तो अच्छी खासी जो आवाम है वो मतलब कि उल्टा आपके ऊपर सवाल कर देती है कि तुम खाली सवाल क्यों पूछ रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं सॉल्व कर देते। अरे एक बात बताइए जनाब, बीट यू, आप मीडिया हैं, बीट मी, मैं आम आदमी हूं, राइट? हमारा सरकार के लिए ताली बजाना काम नहीं है। लोग ये कब समझेंगे? हमारा काम है, सरकार अच्छा अगर काम कर रही है वो उसका फर्ज है, उसको एक्नॉलेज करो, लेकिन ये नहीं कि भैया क्या ही कर दिया, मजा आ गया। ये नहीं करना है हमें। हमें ये करना है, आपने बहुत अच्छा काम किया, पहले वालों से और बेहतर किया, लेकिन क्या और बेहतर हो सकता था? क्योंकि आपका कंपटीशन पिछली वाली सरकार से नहीं है या आगे आने वाली से नहीं है, आपका कंपटीशन उससे है जो कि दूसरे देश की सरकार चला रही है। कहीं वो हमसे आगे तो नहीं निकल रहे? अगर आगे निकल रहे हैं तो बीच का जो गैप है उसको कम हम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे तो हमें और बेहतर करना पड़ेगा। ये बोलना हमारा काम है, बीट मीडिया और आम आदमी। लेकिन हम उसमें खुश होते हैं कि नहीं नहीं, और वहीं पे आती है दिक्कत। रिजल्ट ये होता है, क्या हम पिछले 10 सालों में आगे आए हैं? बिल्कुल आए हैं, बहुत सारी चीज़ों में आए हैं। लेकिन क्या जिनसे हमारा कंपटीशन है वो हमसे ज़्यादा आगे गए हैं? बिल्कुल गए हैं, बहुत सारे देश गए हैं। चाइना एआई में तो आगे नहीं था ना हमसे, वहां तो कुछ हुआ ही नहीं था, राइट? यूएस से आज वो पूरी टक्कर ले रहा है। बेस्ट ऑफ मॉडल चाइना वाले भी बना रहे हैं। ओपन क्लॉक का वहां पे भी क्या रेवोल्यूशन चल रहा है, यूएस वाले वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। एकदम नेक टू नेक कंपटीशन कर रहे हैं चाइना वाले यूएस से। वो तब जब उनके ऊपर चिप्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस, हर तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, सब कुछ। आप कह रहे हैं कि चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूएस को पूरी तरह से टक्कर दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। एंड मेरा खाली ये सवाल है, हमें किसने रोका था? एआई में तो ऐसा नहीं है कि 11 साल पहले से वो लगी कर रहे थे एटसेट्रा, कंपटीशन था ना। हम वहाँ से अभी एक यूनिवर्सिटी में रोबोट लाए थे या एआई में। चलो वो तो ऑलरेडी, अब उस पर क्या ही टाइम वेस्ट करना है, हो चुका। एक सिंपल सी चीज़ है, चाइना वालों ने कैसे किया। अब मैंने चाइना से जब मैंने पढ़ा सब कुछ, उनकी एक स्ट्रैटेजी सी टर्टल्स, मैं हर जगह उसके में बात करता हूँ। सी टर्टल क्या होता है? समुद्री कछुआ जो होता है, जब वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है ना, तो माँ उसको समुद्र में ढकेल देती है। अच्छा। फिर वो समुद्र में दुनिया भर वो घूम करके, पता नहीं क्या उनका नेविगेशन सिस्टम होता है अंदर से, वो वापस उधर ही आता है आगे चल के, सारी दुनिया का एक्सपीरियंस लेकर के। अच्छा, समुद्र में हर तरह के पानी में कैसे क्या जीना है, वो आ जाता है वापस। ठीक, चाइना ने स्ट्रैटेजी को अपनाया। भेजो अपने बच्चों को बाहर, कोई दिक्कत नहीं, बाहर पढ़ने भेजो, इंसेंटिवाइज करो, स्पॉन्सर करो बच्चों को कि तुम बाहर जा सकते हो पढ़ने के लिए। ईजी बनाने के लिए बाहर की यूनिवर्सिटीज से, यूएस की, यूरोप की यूनिवर्सिटी खुद पार्टनरशिप करी चाइनीज यूनिवर्सिटीज ने कि हमारे बच्चों को वहां पे जाने को ईजी हो। एट द सेम टाइम प्रोग्राम ऐसे बनाए कि उसी आदमी को 10 साल, 5 साल, 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद वापस आने के लिए इंसेंटिव दिए जाते हैं, टैक्स ब्रेक्स दिए जाते हैं, सब्सिडाइज हाउसिंग दी जाती है,
रिसर्च ग्रांट्स दिए जाते हैं कि आदमी बाहर से वापस वहाँ चाइना आने के लिए मरे कि नहीं यार मैं तो वापस जाऊंगा, हो गया। हमारे यहाँ जा तो रहा है, वो आना नहीं चाहता। आना नहीं चाहता है, प्लस मैंने इससे इंस्पायर्ड, मैंने पूरा डीप डाइव लिखा। तो लोग बोलते हैं क्या? अरे तुम तो सरकार को उल्टा स्कीम दे रहे हो, लो कॉस्ट स्कीम दे रहे हो कि अगर तुम बाहर जाओगे तो वापस आने पे तुम्हें टैक्स पे सब्सिडी मिलेगी, तो तुम तो लोगों को बोल रहे हो और बाहर जाओ और बाहर जाओ, ताकि वो 10 साल बाद शायद वापस आए। हमारा मुद्दा ये है कि हम उनको कैसे वापस लेके, हमें उसके ऊपर काम करना है। देश को कैसे इतना बेहतर बनाए कि आदमी बाहर जाए लेकिन ये सोचिए कि मेरे को ना वापस आना है, उसमें कोई बुराई नहीं अगर वो वापस आना चाहता है, वहां से बेस्ट सीख करके बेस्ट ले करके। चाइना ही कर रहा है। मैं आपको बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूँ। चाइना में एक कंपनी है टेंसेंट, ये दुनिया की सबसे बड़ी टेक जायंट्स में से एक है। ठीक है। ठीक है, टेंसेंट का जो चीफ एआई साइंटिस्ट है, ठीक है, वो मेटा के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट एआई ऑफिशियल्स में से एक था। ठीक है, वो एक चाइनीज नेशनल था जो कि वहां पे गया, 15 साल उसने यूएस में काम किया, मेटा में भी काम किया, ओपन एआई में भी काम किया, सब कुछ किया। लास्ट में अभी जब पिछले साल हमने देखा ना कि मेटा बेसिकली अग्रेसिवली हायर कर रहा था, तो किसी को $100 मिलियन का पैकेज है, किसी को $1 बिलियन का पैकेज दे रहा है। पैकेज वो लोगों को नहीं पता, वो 4 साल की डील है, 5 साल की जो भी, लेकिन फिर भी बहुत कमाल के पैकेज हैं। उसमें उन्होंने मेटा में गए और फाइनली क्या हुआ, छोड़ छाड़ के चले गए टेंसेंट चाइना। ये समुद्री कछुआ था, ऐसा नहीं है स्पाइंग है, लेजिट स्ट्रैटेजी है। वो बोल रहे हैं हम तुम्हें टैक्स रिबेट देंगे, तुम्हारा इनकम टैक्स कम हो जाएगा, तुम्हें सब्सिडी हाउसिंग मिलेगा, तुम्हारे बच्चों के लिए ये सब मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बल पे आदमी वहां पे वापस जाता है। और वो सारी चीजें जो वहां सीख के आया है वो यहाँ आकर के बिल्कुल है। चाइना तो ये स्ट्रैटेजी अपनाता ही रहता है कि पहले अपने लोगों को भेजो और फिर उनको सीखने दो और फिर उनको बुलाओ और वो करो। बिल्कुल, हम भी कर रहे थे सर। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं सबको देता हूँ, अमूल के वर्गीस कुरियन। अमूल किसने बनाया? वर्गीस कुरियन जी ने। ठीक है, उनको सरकार ने अपने पैसे पे बाहर भेजा, उनकी पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ स्पॉन्सर की, वो सब कुछ सीख सिखा के वापस आए, उन्होंने यहाँ पे बनाया ना। अगर कहीं पे जा करके हम वहां से ज्यादा सीख करके अगर अपने लोगों को वापस लाके अपने देश को बेहतर बना सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। लेकिन उसको हमारी आवाम को जब बताया जाता है तो वो किस तरह से लेती है कि अरे नहीं यार, तुम तो लोगों को स्कीम दे रहे हो, कैसे देश के बाहर भेजा जाए। हकीकत ये है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें हम अच्छे नहीं आज के दिन। अब 2 तरीके अच्छे बनने का, एक है 15-20 साल लगा करके उस पर हम मेहनत करें, एक है अपने लोगों को बाहर भेजो, वो 5-7 साल सीख करके यहाँ पे और चीज़ें बनाए। बट छोटा सा उदाहरण कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ हम देख रहे हैं, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़, उसमें हम हिंदुस्तान के जो बहुत बड़े बढ़िया कॉलेजेस माने जाते हैं यहाँ पर, वो कितने ही हैं। तो अगर यहाँ के किसी बच्चे को मौका मिल रहा है कि वो ऑक्सफोर्ड जाए, वो हार्वर्ड जाए और पढ़ के आए, तो इसमें बुराई क्या है? सर वो नहीं, आप जरा एक बात समझिए, एक बहुत सारे साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं, उनमें से एक है नेचर्स इंडेक्स। आप किसी का भी उठा लीजिए, मैंने एक खाली एग्जांपल के लिए कि उसका नाम मुझे पता है, आप किसी का भी उठाइए आपको सिमिलर ट्रेंड दिखेगा। नेचर्स इंडेक्स में सालों साल से रिसर्च के लिए जो मतलब कि जो कितने मतलब की फाइलिंग्स वार हो रही है एटसेट्रा, उसका जो रैंकिंग वाला निकलता है, नंबर 1 पे हमेशा एक आता था हार्वर्ड। ठीक है, 2025 में पहली बार हुआ है, चाइना की एक यूनिवर्सिटी ने उसको ट्रम्प किया है। मोर इम्पॉर्टेंटली, आज से 10 साल पहले वो टॉप 10 में खाली एक चाइनीज यूनिवर्सिटी आती थी, आज के 10 में से 9 चाइनीज है। मतलब चाइना एजुकेशन में भी आगे निकल रहा है, R&D में आगे निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है। ये कैसे किया है?